हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के झारखंड बोर्ड के सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का सेट हमारा सेट नंबर 4 है। इससे पहले वाले सेट हम लोगों ने 1 2 3 सारे को सॉल्व कर लिया था। तो जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया है, आपको पता ही है इसमें दूरी सूत्र से क्वेश्चन रहती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सी होगी। तो चलिए इसका मैंने बना लिया है पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्स अक्ष बनाया है। एक्स अक्ष पे हमें वो बिंदु P ज्ञात करनी है जो बिंदु A और बिंदु B इन दोनों से समान दूरी पर है। आप देख सकते हैं वो बिंदु हमें निकालनी है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों समान दूरी पर है तो यहाँ पे जो है दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्रश्न से AP और BP आपस में इक्वल होगी क्योंकि P जो है दोनों से समान दूरी पर है। अब दोनों तरफ हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें जो है हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट किया है, आप देखेंगे थोड़ा सा फिगर भी कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे x1 माइनस x2, तो ये AP के लिए है तो AP के लेंगे x1 माइनस x2, तो 2 माइनस यहाँ पे x हो जाएगी, फिर -5 -0 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है। फिर इधर से करेंगे BP के लिए तो -2 और -x हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इधर से 9 और 0, 9 - 0 हो जाएगी। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर से हमने सॉल्व किया है तो a स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी। 2ab 2 इंटू a इंटू 2 और a की भी वैल्यू 2 है और b की वैल्यू x है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने माइनस में 4x लिखा है, प्लस b स्क्वायर तो x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगी। ये सिर्फ -5 होगी, -5 की स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 25 मिलेगी। फिर यहाँ पे भी मैंने a - b का होल स्क्वायर यूज किया है तो इस बार a की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 की स्क्वायर भी प्लस में 4 हो जाएगी। लेकिन -2a भी करेंगे तो ये -2 होने की वजह से यहाँ पे 4x आएगी प्लस में, और फिर प्लस b स्क्वायर तो प्लस में ही रहेगी। उसके बाद ये तो सिर्फ 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। उसके बाद मैंने ये जो है इस 4 को इस 4 से कैंसिल किया है, दोनों का साइन सेम है। उसके बाद एक्स स्क्वायर को भी मैंने यहाँ पे कैंसिल किया है। उसके बाद इस -4x को यहाँ लिखा है और ये जो +4x यहाँ पे है इसको इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगी। 81 को यहीं पे लिखा है मैंने, इस 25 को इधर लाया है मैंने तो -25 हो गई है। फाइनली यहाँ पे -8x और इन दोनों को घटाने से 56, फिर इन दोनों में डिवाइड करके हमने जो है 8 7 जा 56 तो x की वैल्यू -7। तो हमारी जो अभिष्ट बिंदु थी P उसकी निर्देशांक हो जाएगी -7 और 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है x अक्ष पे कोई भी बिंदु हो तो उसकी y निर्देशांक तो हमेशा 0 ही होती है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो x अक्ष पे ये बिंदु है इसकी y निर्देशांक 0 है तो हमें सिर्फ x ही निकालनी थी। x की वैल्यू -7 आई है तो फाइनली इस बिंदु की निर्देशांक -7 और 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई है, यदि cos A = 8/15 sin A और sec A का मान निकालिए। cos की वैल्यू दी गई है और sin और sec की वैल्यू हमें निकालनी है। आप यहाँ देख सकते हैं तो cos की वैल्यू 8/15 दी गई है। cos की जो रेशियो होती है b/h की रेशियो होती है, तो यहाँ पे हमने b को 8 के मान लिया है और h को 15 के। तो हमें जो है p की वैल्यू निकालनी होगी, जहाँ पे k जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने p की वैल्यू निकाली है, p = h² - b² होगी।
अब इसमें हमने वैल्यू को पुट किया है तो h की वैल्यू 15k हो जाएगी, 15k का स्क्वायर, b की वैल्यू 8k, और फाइनली करेंगे तो 225k स्क्वायर, यहाँ पे 64k स्क्वायर, दोनों को घटाएंगे तो 161k स्क्वायर। तो 161 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में ही रह जाएगी और k स्क्वायर से k बाहर आ जाएगी, तो ये हमारी p की वैल्यू होगी। उसके बाद हमें साइन की रेशियो निकालनी थी, साइन p/h होती है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया, p की वैल्यू हमने ये लाया था और h की वैल्यू 15k थी, k से k कैंसिल हो गई और फाइनली हमें ये वैल्यू मिली है साइन के लिए। और सेक में h/b करेंगे तो h की वैल्यू ये रखेंगे, b की वैल्यू ये रखेंगे, k से k कैंसिल होगी, 15/8 ये हमारी सेक की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें tan a+b की वैल्यू √3 दी गई है और उस तो हमें पता है, और साथ ही tan a-b की वैल्यू 1/√3 दी गई है। तो tan a+b की वैल्यू √3 दी गई है तो √3 जो है tan में tan 60 डिग्री पर होती है, तो फाइनली tan से tan कैंसिल हो जाएगी, तो a+b की वैल्यू जो है 60 मिलेगी, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। उसी तरह से हमें जो दूसरी इक्वेशन दी गई थी tan a-b = 1/√3, इसमें 1/√3 tan 30 डिग्री पे होती है, तो tan से tan कैंसिल होने के बाद a-b की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिलेगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया है, जोड़ने पर अगर दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने जोड़ा है, तो जोड़ने से -b और +b आपस में कैंसिल हो जाएगी, a में a ऐड करेंगे 2a हो जाएगी, 60 + 30 ये 90 हो जाएगी और a = 90/2 यानी 45 हो जाएगी। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो a का जो मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा शुरू वाला था a+b = 60 डिग्री, इसमें a की वैल्यू हमने 45 पुट किया और फिर b निकाल लिया, 45 इधर भेज के माइनस हो जाएगी और फाइनली b की वैल्यू 15 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दी गई है माध्य की वैल्यू 60, माध्यिका की वैल्यू दी गई है 50, तो हमें बहुलक निकालनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक बराबर फॉर्मूला होती है, बहुलक बराबर होती है 3 × माध्यक -2 × माध्य। तो 3 × माध्यक की वैल्यू 50 दी गई थी, 2 × माध्य की वैल्यू 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 150, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 120, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30, ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी था अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दी गई है, यदि p की वैल्यू 0.05 हो तो p नहीं की प्रायिकता क्या होगी। यानी किसी घटना की प्रायिकता हमें दी गई है 0.05, उसी घटना के प्रायिकता ना होने की बताइए क्या होगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता होने की और ना होने की, p + pe नहीं, इसकी जो योग होती है वो 1 होती है। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 0.05, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, =1 लेके चलेंगे तो फाइनली pe नहीं की वैल्यू 1 - ये 0.5 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी और फाइनली घट के 0.95, ये हमारी pe नहीं की प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दी गई है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हमें शंकु की त्रिज्या r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है और शंकु की ऊंचाई h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है और ये 6 सेंटीमीटर थी। तो शंकु का आयतन हमें निकालना है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। इसमें हमने वैल्यू पुट कर लिया, 1/3 पाई की वैल्यू हमने 22/7 लिया है, r² तो 6 × 6 हो जाएगी और ऊंचाई h की वैल्यू 8 हो जाएगी। उसके बाद हमने 3 × 2 = 6 यहाँ से कैंसिल किया है, 3 × 2 = 6 और बाकी सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, ऊपर में 8 6 2 22, तो ये 2 1 1 2 आई है और नीचे /7, फिर इन दोनों को हमने डिवाइड भी कर लिया है। तो डिवाइड करने से फाइनली जो है इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन बना दिया है, पूर्णांक में 301 होल 5/7 लिख दिया है, 301 पूर्णांक 5/7, और अगर पॉइंट में इसको चेंज करेंगे तो 301.71 आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, ये शंकु की आयतन होगी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें जो है
प्रूव करने के लिए दिया गया है सो डैट tan 48, tan 45 और tan 42 इक्वल टू 1 होती है। तो हमने आगे वाले वैल्यू को LHS ले लिया है, LHS में सारे वैल्यू को हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने इस वैल्यू को tan 48 डिग्री को हमने चेंज किया है, तो tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है। इसको tan 48 को हमने tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो 48 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 42, 90 में अगर 42 घटाते हैं तो 48 आ जाएगी। बाकी दोनों वैल्यू को हमने एज इट इज़ सेम टू सेम लिख दिया है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद होगी पूरक कोण वाली, कि tan 90 माइनस जो थीटा होती है वो cot थीटा बन जाती है। तो ये जो tan 90 माइनस थीटा थी वो cot थीटा बन जाएगी, cot 42। बाकी tan 45 और tan 42 को हमने ऐसे ही लिख लिया है। उसके बाद cot 45 का हमने जो है व्युत्क्रम लिया है, यानी कि रेसिप्रोकल यूज किया है। तो cot 42 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/tan 42। इन ये दोनों एक दूसरे की जो है व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होती है। बाकी इस वैल्यू को हमने सेम लिखा है। तो यहाँ से tan 42 और tan 42 आपस में कैंसिल हो गई है। फाइनली हमें tan 45 मिली है। और आपको पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1 होती है। तो फाइनली RHS प्रूफ हो चुकी है, दोनों आपस में इक्वल हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है बिंदु ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं, जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी जो है वृत्त का व्यास है, जिसमें से बिंदु ए की निर्देशांक हमें निकालनी है। और केंद्र की निर्देशांक 2-3 दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र की निर्देशांक 2-3 है और बी के निर्देशांक 1 और 4 है। तो यहाँ पे बी के निर्देशांक 1 और 4 दिए गए हैं। तो हमें ए की निर्देशांक निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मध्य बिंदु पर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो व्यास होगी, व्यास की ये मध्य बिंदु होती है केंद्र। तो यहाँ पे मध्य बिंदु पर में से हमें जो है ए की निर्देशांक निकालनी है। तो मध्य बिंदु पर में से जो ओ के निर्देशांक होंगे, ये जो बिंदु मध्य बिंदु ओ है, इसके जो निर्देशांक होंगे एक्स निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। इसके जो y निर्देशांक है, ये जो -3 है, इस निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होगा मध्य बिंदु पर में से y1 प्लस y2/2। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें जो है x की वैल्यू यहाँ पे बिंदु ओ की x निर्देशांक आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। तो हमने 2 पुट किया है। x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू ये होगी और x2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे। तो x1 की वैल्यू तो हमें नहीं दी गई और x2 की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे 1 दी गई है। तो x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। फिर इधर y की तरफ सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे कि ये -3 में है। केंद्र की निर्देशांक की y जो निर्देशांक है वो -3 है। फिर यहाँ से y1 प्लस और y2 की वैल्यू 4 होगी और डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये y1 प्लस 4 इक्वल टू 3 2 जा -6 हो जाएगी इधर। फिर यहाँ पे 1 को इधर हम भेज लेंगे तो x1 इक्वल टू 4 -1 हो जाएगी और y1 इक्वल टू -6, और ये 4 इधर लाएंगे तो ये भी -4 हो जाएगी। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमें प्लस में 3 मिलेगी और y1 की वैल्यू यहाँ -6 -4 ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगी। तो ये जो x1 और y1 की जो निर्देशांक आई है, यही हमारी जो है बिंदु ए की निर्देशांक होगी। तो बिंदु ए की निर्देशांक 3 और -10 ये फाइनली हमारी आंसर होगी। अगले क्वेश्चन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दी गई है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं ए बी और सी संरेखी है। ये तीनों बिंदुएं जो है आपस में संरेखी हमें सिद्ध करनी है, बिंदु ए बी सी। तो बिंदु ए बी सी संरेखी तभी होगी जब ये तीनों एक ही लाइन में होगी। और तीनों एक ही लाइन में होने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ए बी और बी सी ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करने से वो ए सी के बराबर अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदुएं तीनों जो है एक ही रेखा पर हैं, यानी कि संरेखी हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ए बी दूरी को निकाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने ए बी दूरी को निकाला है दूरी सूत्र से, तो x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर हो जाएगी। तो ए बी क्या यहाँ 1 और -2 हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर -1 हो जाएगी, तो दोनों को सॉल्व करेंगे फाइनली। तो यहाँ पे -1 की स्क्वायर, यहाँ पे -2 की स्क्वायर, और 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगी, और यहाँ पे -2 की स्क्वायर 4 होगी। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें फाइनली √5 मिलेगी। फिर हमने दूसरे बिंदु के दूरी निकाली है, BC की दूरी निकाली है। तो BC में यहाँ पे 2 -4 हो जाएगी, और 1 -5 हो जाएगी। 2 -4 1 -5, यहाँ से -2 की स्क्वायर, यहाँ से -4 की स्क्वायर, और फाइनली हमें 4 प्लस 16, और दोनों को ऐड करेंगे 20 को हम इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। 2 × 2 × 4, 2 दूनी 4, 25 20, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगी, और फाइनली हमें 2√5 मिलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसी तरह से आप AC को भी निकाल लीजिएगा। तो AC में भी आप निकालिएगा तो 1 -4 -1 -5 हो जाएगी। तो यहाँ से -3 और यहाँ से -6, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 36 आएगी। दोनों को ऐड करेंगे 45 को आप तोड़ लीजिएगा। 3 3 जा 9 5 जा 45, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगी। तो 3√5 ये हमारी AC की वैल्यू होगी। अब हमें जो है AB और BC को जोड़नी है। तो AB की वैल्यू √5 आई थी, BC की वैल्यू 2√5। तो यहाँ पे 2√5 में एक और √5 ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल 3√5 हो जाएगी। और AC की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 3√5 लाया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं AB और BC दोनों ऐड होने से ये AC के बराबर आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदुएं जो हैं, ये देख सकते हैं AB और BC को ऐड करने से AC आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं अतः ये तीनों बिंदुएं जो है समरेखी होगी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ये हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन आ चुकी है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि पे एक बिंदु हमने यहाँ पे देख सकते हैं C ले लिया है, जो मीनार के पाद बिंदु से यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उन्नयन कोण हमने 30 डिग्री का बनाया है। मीनार की हमें ऊंचाई निकालनी है, इस मीनार की हमें ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि AB एक मीनार है जो बिंदु C से 30 मीटर की दूरी पर है। हमें मीनार की ऊंचाई AB निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम रेशियो बनाएंगे। तो हमें ये निकालनी है, तो ये लेंगे, और एक ये वैल्यू दी गई है उसकी रेशियो बनाएंगे। तो हमने AB और BC की रेशियो बनाई है। तो आपको पता है 90 के सामने वाली साइड P होती है, तो ये B हो जाएगी। तो हमने AB और BC की रेशियो ली है, तो P/B की रेशियो होगी जो कि tan में जाएगी। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगी। फिर वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू AB ही लिखेंगे, BC की वैल्यू हमें 30 दी गई है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस 30 को इधर भेज दिया है। तो 30 इधर डिवाइड में है, इधर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो गई है, और मल्टीप्लाई होकर 30/√3 आएगी। फिर इसका हम हर परमेकरण कर लेंगे, रेशनलाइज। तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी 30√3, और नीचे √3 × √3 √9 हो जाएगी। वहाँ से हमें 3 मिलेगी। फिर 3 से हमने 30 को काटा है 10 टाइम्स में, 10 बार में काट लिया है। तो फाइनली AB के वैल्यू हमें जो है 10√3 मीटर आई है। तो फाइनली मीनार की ऊंचाई जो हमें निकालनी थी वो 10√3 मीटर आ चुकी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, यदि ABC त्रिभुज की अंतः कोण है तो दिखाइए कि sin B + C/2 = cos A/2 होती है। यहाँ पे ABC ये तीनों जो है त्रिभुज की अंतः कोण है। तो हमें पता है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A + B + C = 180 डिग्री होती है, अंतः कोणों का योग। फिर हम इसे दोनों तरफ, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर लिया दोनों तरफ। तो ये A + B + C/2 = 180/2 हो जाएगी। फिर हमने इस 2 को A के साथ अलग और B + C
के साथ हमने एक साथ लिया है 2 को, और यहाँ पे 180/2 ये 90 हो जाएगी कट के। अब इस a/2 को हमने इधर भेज दिया है, तो ये फाइनली b+c/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2 हो जाएगी। अब दोनों पक्षों में हमने साइन ले लिया है, दोनों पक्षों में, तो साइन देख सकते हैं, साइन b+c/2 हो गई है, और इधर साइन 90 माइनस a/2 हो गई है दोनों पक्षों में साइन लेने पर। तो अब ये साइन b+c/2 को हमने ऐसे ही लिखा है, और आपको पता है साइन 90 माइनस जो थीटा होती है, साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा हो जाती है। तो यहाँ थीटा की जगह पे a/2 है, तो ये कॉस a/2 हो जाएगी। फाइनली हमें यही प्रूव करनी थी। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है 8.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमें खींचनी है, और इसे 3:5 के अनुपात में विभाजित करनी है। तो सबसे पहले हमें जो लंबाई दी गई 8.6 हमें वो ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8.6 हमने लिया है। उसके बाद हमें क्या करनी है, उसके बाद हमें पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे एक्यूट एंगल बनानी है, यानी कि न्यून कोण बनानी है। तो हमने यहाँ पे भी 60 डिग्री बनाया है, और यहाँ पे भी 60 डिग्री बनाया है, ताकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो सके। आप देख सकते हैं दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। उसके बाद हमने क्या किया है, रेशियो हमें कितनी दी गई थी, रेशियो हमें 3:5 की दी गई थी। तो हमने जो ऊपर लाइन लिया था उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और दूसरी रेशियो 5 थी, तो नीचे वाले को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने इस 3 को इस 5 से फाइनली मिला दिया है, और फाइनली ये हमारी जो लाइन थी ये 3:5 में डिवाइड हो चुकी है। सिंपल है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर व्यास को बढ़ाए गए लाइन पे ही दो बिंदु लेना है, और वहीं से हमें जो है दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। चलिए इसे फिगर में अच्छी तरह से समझते हैं। फिगर में हमें कहा गया है एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त लीजिए। तो हमने जो ये वृत्त बनाई है, ये वृत्त हमारी 3 सेंटीमीटर की वृत्त है। फिर यहाँ केंद्र से ये जो व्यास इसकी है, इस व्यास को हमने यहाँ बढ़ाया है, इधर बढ़ाया है दोनों तरफ। तो ये जो केंद्र है, केंद्र से ये 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक हमारा Q पॉइंट है, और इस तरफ केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर P है। इन्हीं P और Q से हमें जो है स्पर्श रेखा खींचनी है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना होगा। तो हमने ये जो वृत्त लिया है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे व्यास को हमने एक लंबा सा लाइन लिया है, और व्यास से के केंद्र O से हमने इधर 7 सेंटीमीटर और इधर 7 सेंटीमीटर पे दो पॉइंट P और Q लिया है। अब इन्हीं पॉइंट से हमें जो है स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम O से P ये जो डिस्टेंस है इसका हमने लंब समद्विभाजक खींचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब समद्विभाजक खींचा है। तो यहाँ से जो लाइन गई है ये हमारी लंब समद्विभाजक होगी, और इस लंब समद्विभाजक जो यहाँ पे ये मध्य बिंदु दी है, इसे केंद्र मानकर यहाँ से हमने एक सर्कल खींचा है जो O और P से होकर गुजरी है। फिर यहाँ पे भी हमने वही काम किया है। इस डिस्टेंस का हमने यहाँ पे देख सकते हैं फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक खींचा है जो यहाँ से गई है, और इस बिंदु को केंद्र मानकर फिर से हमने सर्कल खींचा है। तो यहाँ पे फाइनली सर्कल खींच चुकी है। तो हमें P से खींचनी थी स्पर्श रेखा। तो P से हम इस छोटे से सर्कल बीच वाले सर्कल में देख सकते हैं ये बिंदु यहाँ पे कटी थी। तो पहली स्पर्श रेखा ये होगी, दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी। बिंदु Q से ये इधर की तरफ होगी और दूसरी इधर की तरफ होगी। तो फाइनली ये हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। इसी तरह से
उम्मीद है समझ में आई होगी, आपने इसे बनाना सीखा ही होगा, तो आप ज़रूर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दी गई है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क को यादृच्छिक निकाली जाती है बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित संख्या जो होगी 2 अंकों की एक संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और 5 से विभाजित एक संख्या होगी। तो यहाँ पे कुल डिस्कों की जो संख्या होगी NS की वैल्यू 90 हो जाएगी। उसके बाद पहली जो प्रायिकता हमें निकालनी है वो 2 अंकों की संख्या वाली निकालनी है। तो आपको पता है कि 2 अंकों वाली संख्या जो होगी वो 10 से शुरू होगी, क्योंकि 9 में तो एक ही डिजिट होती है, तो 10 से 2 डिजिट शुरू होगी और 10, 11, 12 करके लास्ट 90 तक होगी। तो यहाँ पे टोटल कितनी डिस्क होगी जिस पे 2 अंकों की संख्या होगी, तो ये जो है टोटल 81 आएगी। क्यों? क्योंकि टोटल 90 डिस्क हैं, तो 90 डिस्क हैं और टोटल 1 से लेकर 9 तक ही एक डिजिट वाले हैं, तो इसको घटा लेंगे तो 81 ऐसे डिस्क होंगे जिसपे जो है टोटल 2 डिजिट वाली संख्याएं होंगी। उसके बाद तो हमें पता चल गई है एनी की वैल्यू, Any1 की वैल्यू हमें पता चल गई है 81 है, तो इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। तो Pe1 इक्वल टू Any1/NS पहली घटना है, इसीलिए हमने Any1 लिया है। तो ये 81/90 हो जाएगी, दोनों को कैंसिल कर लेंगे 9 के टेबल से, ये 9 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में कट जाएगी। फाइनली 9/10 पहली प्रायिकता होगी। दूसरी प्रायिकता हमें निकालनी थी पूर्ण वर्ग संख्या वाले। तो ऐसे कितने डिस्क होंगे जिन पे पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो वो डिस्क Any2 की जो वैल्यू होगी, हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, 64, 81 है। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 9, 4 के स्क्वायर 16, ये सभी जो है पूर्ण वर्ग संख्या देगी हमें। तो 81 तक फाइनली कितनी हो चुकी है, तो आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 9 आएगी। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी Any2/NS और 9/10 होके ये 1/10 हो जाएगी। अगली जो प्रायिकता हमें निकालनी है वो 5 से विभाजित संख्या पे निकालनी है, जो 5 से विभाज्य है, यानी 5 से कटने वाली संख्या। तो Any3 की जो वैल्यू होगी 5 से कटने वाली संख्या कौन होगी, तो 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, यानी 5 के टेबल वाली सारी संख्याएं जो है 5 से विभाजित होगी। तो ये फाइनली यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 तक टोटल आप काउंट करेंगे तो 18 × 5 = 90 होती है। तो 18 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होगी। तो प्रायिकता Pe3 इक्वल टू Any3/NS हो जाएगी। तो Any3 की वैल्यू 18 आई है और टोटल जो है 90 डिस्क हैं। 18 × 5 = 90, ये फाइनली 1/5 ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हाइट एंड डिस्टेंस की है। इसमें दी गई है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण आपस में पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पे आप फिगर देखेंगे, यहाँ हमने बनाया है एक मीनार, ये AB एक मीनार है जो बिंदु D और बिंदु C से जो है दोनों का जो है उन्नयन कोण, यहाँ से भी और यहाँ से भी जो उन्नयन कोण है मीनार की, उनका जो उन्नयन कोण का मान है वो आपस में पूरक है। पूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो एक कोण को हमने थीटा माना है, तो दूसरा कोण जो हो जाएगा वो 90 - थीटा ही होगी, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 है। तो एक अगर थीटा है तो दूसरी जो है थीटा 90 में घट के निकलेगी, तो उसे हमने मान लिया है। तो हमने माना कि एक AB एक मीनार है जो कोण C और कोण D आपस में पूरक कोण है, और साथ ही BD की वैल्यू 4 दी गई है और B से लेकर C की वैल्यू 9 दी गई है। BD की वैल्यू 4 और BC की वैल्यू 9, इसे भी हमने लिख लिया है। हमें सिद्ध करनी है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि एंगल C को हमने थीटा माना है, तो एंगल D जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से 90 - थीटा होगी, क्योंकि दोनों आपस में पूरक हैं। तो अब हमने
ट्राइंगल ए बी सी में हमने रेशियो बनाई है ए बी बाई बी सी की। ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए बी बाई बी सी की रेशियो बनाएंगे। और ये थीटा है यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाली पी होगी, तो ये पी बाई बी की रेशियो बनेगी। और इस ट्राइंगल की एंगल थीटा है, तो ये टेन थीटा में जाएगी। अब ए बी बाई बी सी की वैल्यू हमें पता थी 9, पुट कर लेंगे, टेन थीटा इधर लिख लेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी की वैल्यू फाइनली 9 टेन थीटा हो जाएगी। इसे हम इक्वेशन 1 कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं फिर से, अब हम रेशियो को चेंज करते हैं फिर से। अब दूसरे ट्राइंगल में आते हैं, ये छोटे वाले ट्राइंगल ए बी डी में। तो जब ए बी डी में हम करेंगे तो यहाँ पे रेशियो हम बनाएंगे ए बी बाई बी डी की, ए बी बाई बी डी की, फिर से टेन की रेशियो बनेगी, लेकिन इस बार थीटा की जो वैल्यू है 90 माइनस थीटा रहेगी। तो ए बी को ए बी ही लिखना है। बी डी की वैल्यू हमें 4 दी गई थी, 4 मीटर, उसे लिख लेना है। और इधर 90 माइनस 2 थीटा होती है, tan 90 माइनस थीटा वो कॉट थीटा हो जाती है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो इधर 90 माइनस जो थीटा थी tan में, वो कॉट थीटा हो गई है। और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे 4 कॉट थीटा मिली है। उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर हो जाएगी 9 टेन थीटा, और 4 कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 4 जा 36, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होती है, रेसिप्रोकल होती है, तो टेन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 36 बचेगी। अब ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगी 36 की, और फाइनली 6 मीटर हमें स्क्वायर रूट में मिलेगी। 36 का स्क्वायर रूट 6 होती है, तो ए बी की वैल्यू 6 मीटर आ चुकी है। यही हमें प्रूव करनी थी कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो यहाँ पे 6 मीटर आ चुकी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दी गई है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर भी अर्धगोला खोदा गया है, नीचे भी अर्धगोला खोद के निकाल लिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन की ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है, उसमें सारे वैल्यू को अच्छे से लिख दिया है। हाइट जो है बेलन की यहाँ पे देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो है 3.5 है। तो यहाँ पे जो बेलन की त्रिज्या होगी, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, आपस में इक्वल होगी, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह से दी गई है। तो त्रिज्या आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है इस वस्तु की। तो ये जो वस्तु बनी है, इसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालनी है, तो यहाँ पे हमें बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। फिर यहाँ पे जो अर्धगोला है, इसका भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालनी है, क्योंकि इसे खोद के निकाला गया है, ऊपर में कोई परत है नहीं, तो यहाँ भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी, यहाँ भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी। यानी ये जो तीनों आकृति बनी है, इन तीनों का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दो अर्धगोला और दोनों अर्धगोला आपस में सेम ही है, तो हम इसे डायरेक्ट दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमें फॉर्मूला पुट करना है और फिर वैल्यू पुट कर देनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2πr/h होती है, और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr² होती है। और ये दो अर्धगोला है, इसीलिए आगे 2 भी हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr, तो यहाँ पे h बचेगी, और यहाँ पे 2πr कॉमन लेने से 2r बचेगी। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 फिर पाई की वैल्यू, फिर r की वैल्यू, फिर h प्लस 2r कर लीजिए, और फाइनली आप सॉल्व कीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे 7 से यहाँ पे हमने 35 को काटा है, 3.5 को काटा है, 0.5 टाइम्स में तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, तो 22 आई है। और इधर 10 प्लस यहाँ पे 3.5 इंटू 2 यानी कि 7 हो जाएगी, 3.5 दूनी 7 हो जाएगी, 7 और 10 17, और इधर 22, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 374 सेंटीमीटर
फाइनली ये जो वस्तु है इसका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्धगोला है, इस पे जो है एक शंकु इस तरह से है और इसकी जो है त्रिज्या 120 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बेलन के ऊपरी से निचली तली को स्पर्श कर रही है। ये जो आकृति थी जिसमें अर्धगोला और शंकु दोनों था उसके अंदर डाल दिया गया है। तो यदि बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर यानी तीनों की त्रिज्या यहाँ पे सेम है, 60 सेंटीमीटर ही है तीनों की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई 180 है। देख सकते हैं बेलन की टोटल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का हमें आयतन निकालना है। तो फिगर में आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो शंकु की त्रिज्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी, तीनों आपस में इक्वल होगी प्रश्न से। तो त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी गई है, तीनों की त्रिज्या यही काम करेगी। शंकु की ऊंचाई यहाँ पे 120 दी गई है, उसे हमने लिख लिया है। बेलन की ऊंचाई यहाँ पे हम दी गई है, उसे हमने लिख लिया है। शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h लिखा है हमने, बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H लिखा है। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि इसमें शेष कितनी पानी की आयतन बचेगी। तो इस बेलन के अंदर जो शेष बचे पानी का जो आयतन होगा, इस टोटल बेलन के आयतन में से एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन घटाना होगा। तो हमने घटा दिया, एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन जोड़ के बेलन के आयतन से घटा दिया है। अब इसमें बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर कैपिटल H लिखेंगे हम लोग। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होती है और अर्धगोले की जो आयतन होती है 2/3 पाई आर क्यूब होती है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने जो है कॉमन लिया है। तो कॉमन यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और इसमें भी पाई आर स्क्वायर मिल ही जाएगी कॉमन, तो उसे कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ h बचेगी, उसे लिख लिया है। यहाँ पे 1/3 और h बचेगी, उसे लिख लिया है। और यहाँ पे 2/3 के साथ एक r भी बचेगी, तो उसे हमने लिख लिया है। फाइनली यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पे जो h थी, h की वैल्यू पुट की गई है 180 कैपिटल H, फिर 1/3 h, तो 1/3 स्मॉल h की वैल्यू पुट की गई है और 2/3 r की वैल्यू पुट की गई है। फिर ये 60 × 60 हो जाएगी 3600। फिर यहाँ पे हम जब 3 से इसे कट करेंगे तो ये 40 टाइम्स में, 2 से इसे कट करेंगे तो 20 टाइम्स में, तो ये भी 40 और ये 20 × 2 ये भी 40 हो जाएगी, 40 + 40। फिर ये 40 + 40 80 हो जाएगी, 80 को 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 हो जाएगी। बाकी सारे वैल्यू को ऐसे ही लिखा गया है। फिर इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से ये आएगी और नीचे डिवाइडेड बाई 7। फिर 7 से इसमें अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो फाइनली इतना सेंटीमीटर क्यूब होगी। और सेंटीमीटर क्यूब से अगर हमें मीटर क्यूब बनानी है तो हमें पता है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होती है। तो अगर क्यूब करनी है, अगर सेंटीमीटर से हमें मीटर बनानी होती है तो 100 से डिवाइड करनी होती है। क्यूब लगा हुआ है तो हमें 300 से डिवाइड करनी होगी, तो इसे हम 300 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 यानी कि टोटल 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगी। तो यहाँ से पॉइंट जो है 6 डिजिट इधर करेंगे तो फाइनली यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी 1.131 मीटर क्यूब। ये हमारी आयतन होगी शेष बचे पानी की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें जो है माध्य पे क्वेश्चन दी गई है। माध्य हमें 62.8 दी गई है। हमें अज्ञात बारंबारता x निकालनी है। जो यहाँ पे x है ये कितनी होगी ये हमें निकालनी है। माध्य हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह ये सब की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम टेबल बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे बना लिया है। सबसे पहले आपको जो है वर्ग अंतराल, बारंबारता
जो क्वेश्चन में दी गई है उसे आप सेम टू सेम लिख लेंगे। उसके बाद वर्ग चिन्ह क्या होती है, दोनों ही जो उच्च सीमा निम्न सीमा के योग डिवाइडेड बाय 2 होती है, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। तो 0 और 20 की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। 20 और 40 के बीच 20 और 40 के बीच की वैल्यू 30 होगी। 40 और 60 के बीच में क्या आएंगे, 50 आएंगे। 60 और 80 के बीच में 60, 70, 80 तो 70 आएंगे। उसी तरह से 80 और 100 के बीच में 90, 100 से 120 के बीच में 110। यही होती है हमारी वर्ग चिन्ह। फिर यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई होगी। तो ये जो बारंबारता होती है वो एफ आई की वैल्यू होती है, और ये जो वर्ग चिन्ह होती है वो एक्स आई की वैल्यू होती है। इसे ही हमें जो है मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। फिर यहाँ पे 8 इंटू 30, 8 3 जा 24 होता है, तो 240 हो जाएगी। फिर ये एक्स है और ये 50 है, तो ये 50x हो जाएगी। ये 12 इंटू 7 तो 84 होती है। फिर 0, 84 पे 0 हो जाएगी। फिर 7 इंटू 9, 9 7 जा 63 होती है, उस पर 0 आ जाएगी। फिर 11 8 जा 88 और फिर 0 आ जाएगी। इस तरह से आपका जो है सारा एफ आई एक्स आई आ चुका है। अब हमें जो है इन सारे बारंबारताओं का योग करना है। तो इन सारे बारंबारताओं का जो योग होगा उसे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई कहते हैं। तो इन सब को ऐड करेंगे तो न्यूमेरिकल टर्म जो ऐड करेंगे नंबर वाला वो 40 होगी, और एक्स को ऐड नहीं करना है, साथ में प्लस में उसे लिख लेना है। तो ये 40 प्लस एक्स लिखेंगे। यहाँ पे भी ये एक्स वाला टर्म को हम अभी ऐड नहीं करेंगे, बाकी ये इसे 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 और इसे इन सारे को ऐड करेंगे तो 2640 आएगी। और ये जो 50x है उसे भी हम प्लस में लिख लेंगे। उसके बाद माध्य हमें दी गई थी उसे हम नोट कर लेंगे। 62.8 पहले ही दे रखी थी माध्य हमें। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई होती है। माध्य की वैल्यू हमें दी गई थी 62.8, उसे हम लिख लेंगे। उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू यहाँ से 40 प्लस एक्स यहाँ पे पुट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 62.8 40 से मल्टीप्लाई होके ये आएगी। फिर 62.8 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 62.8 एक्स हो जाएगी। फिर यहाँ से ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये जो एक्स वाली वैल्यू है 62.x उसे लिखेंगे, और ये जो 50x है इधर हम ले आएंगे तो -50x हो जाएगी। इस वैल्यू को हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो वैल्यू 2512 आई है इसे हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। इन दोनों को घटाएंगे तो 12.8x आएगी, और इन दोनों को घटाएंगे तो 128 आएगी। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए इस 12.8 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगी। पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर 1 0 मिलेगी, यानी कि 10 मिलेगी। और फाइनली ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगी पॉइंट हटने के बाद। तो फाइनली x की वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। ये हमारा मिसिंग फ्रिक्वेंसी होगी, ये हमें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे तो ये माध्यिका पे दी गई है, यानी कि मीडियन, जिसे हम माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दी गई है। 0 से 8 में 8 है, इस तरह से सारे दी गई है। तो जब हम माध्यक बनाते हैं तो माध्यक के लिए हमें जो है संचयी बारंबारता निकालने की ज़रूरत होती है। तो ये वर्ग अंतराल बारंबारता आप क्वेश्चन से ही नोट कर लेंगे। उसके बाद एक नई टेबल बनानी होगी जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं, CF भी लिखते हैं इसे हम इंग्लिश में, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता को कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम 8 को 8 ही लिख देंगे। फिर 8 में 10 ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगी। फिर 18 में 16 ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगी। 34 में 24 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगी। 58 में 15 ऐड करेंगे तो ये 73 हो जाएगी। 73 में 7 ऐड कर लेंगे तो फाइनली 80 हो जाएगी। इस तरह से हम संचयी बारंबारता को जोड़ते हुए लिख देते हैं, तो आप इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद ये जो सारी बारंबारताओं का योग आया है इसे हम n कहते हैं। तो यहाँ पे n की टोटल वैल्यू 80 आई थी, तो n की वैल्यू 80 हो जाएगी।
उसके बाद हम n/2 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 80/2 हो जाएगी, यानी कट के ये 40 हो जाएगी। तो 40 जो नंबर आई है उसके हम अधिकतम में निकटतम ढूंढते हैं। संचयी बारंबारता में 40 के अधिकतम में निकटतम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 40 से अधिक होनी चाहिए और नज़दीक होनी चाहिए। अधिक का मतलब उससे कम वाली वैल्यू, ये जैसे कि 34 है तो 34 हम नहीं ले सकते हैं, ये जो 34 है नहीं ले सकते हैं। अधिकतम है, अधिक की वैल्यू लेनी है और निकट की वैल्यू लेनी है। तो अधिक तो ये दोनों भी है, लेकिन हमें निकटतम भी बोला गया है। तो हम 40 से अधिक में हमें ये वैल्यू मिलेगी, तो इसी के सामने हमें आनी है, इसी के सामने आनी है। जो सामने वाली जो वर्ग अंतराल मिलेगी वही हमारी जो है माध्यक वर्ग होगी। तो 24 से 32 ये हमारी माध्यक वर्ग होगी, और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी उसे हम f कहते हैं। तो ये हमारी f हो जाएगी, और इससे ठीक ऊपर वाले की जो संचयी बारंबारता है उसे हम CF कहते हैं। तो उसे हमने नीचे लिख लिया है, आप देख सकते हैं। माध्यक वर्ग हमने 24 से 32 लिख लिया है। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसे हम L कहते हैं, और वर्ग अंतरालों की जो डिफरेंस होती है 24 से 32 उसे हम H कहते हैं। वर्ग माप 24 से 32 यानी 8 का डिफरेंस है। फिर F की वैल्यू यहाँ पे 24 आप देख सकते हैं, CF की वैल्यू 34 यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला होती है माध्यक की, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, माध्यक इक्वल टू होती है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो L की वैल्यू 24, n/2 की वैल्यू 40 आई थी, CF की वैल्यू 34, F की वैल्यू 24 इंटू H की वैल्यू 8। तो 24 यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे 6/24, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगी, 4 से फिर ये 2 टाइम्स में कट जाएगी। तो फाइनली 24 और ये 2, 24 और 2 मिलके 26 ये हमारी माध्यक होगी। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।